हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर की सीरीज में पेपर 10। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 10 आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम पेपर 1 to 9 पूरे डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी मदद से आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सकती है। बिलीव मी, ये सारे सैंपल पेपर्स यदि आपने एक बार सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को यदि एक बार अच्छे से देख लिया, तो आपको इस टारगेट को अचीव करने में, मतलब 50 में से पूरे 50 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राइट। सो क्या करना है आपको, सारे सैंपल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज डू दिस। सारे सैंपल पेपर्स को अच्छे से करो, और उससे भी पहले आपको अपना कोर्स और सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विद द टॉपिक वाइज वीडियो, लेक्चर्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs, ठीक है, असर्शन रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी, इवन वन शॉर्ट रिवीजन विद द प्रैक्टिकल्स। सो एवरीथिंग वी कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट्स। सभी जगह से, तीनों प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब प्लेलिस्ट, magnetbrains.com वेबसाइट से, या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू, सभी जगह से 100% फ्री कितनी भी बार आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। राइट। तो ये तो हो गई मैग्नेट ब्रेन्स की बात कि आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ से मिलने हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं आज के सैंपल पेपर की। अब सिंपल पेपर का क्या मतलब है, ये होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा, है ना। CBSE ने जो आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर निकाला था, उसी पर बेस्ड ये सारे सैंपल पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट। इस सैंपल पेपर से आपको ये पता चलता है कि जो बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली क्या पैटर्न होगा, वो आपको क्लियर हो जाता है। राइट। किन चैप्टर्स से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सो एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, यही इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगी, बट फिर भी जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो एक बार इंस्ट्रक्शंस को रीड जरूर कर लेना। राइट। सो क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं भाई, टाइम मिलेगा आपको यहाँ पर 2 आवर्स का, और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50, मतलब 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका, थ्योरेटिकल पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का, 2 घंटे में सॉल्व करना है। कितने सेक्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पर, 5 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन A to सेक्शन E। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, मतलब आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। कितने क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, 26 क्वेश्चंस। राइट। तो पूरे 26 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, मतलब आने हैं। राइट। और इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। अभी भी समय है, पूरे 2 महीने हैं हमारे पास, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस, सारे सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, वन शॉट रिविजन्स देख सकते हो। राइट। टेस्ट पेपर्स करवाए मैंने, टेस्ट पेपर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो। जब इतना सब कुछ कर लोगे तो फिर 50 मार्क्स तो जरूर लेकर आओगे, है ना। सो हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% इज प्रोवाइडेड। मतलब अब यदि आप सोच रहे हो कि 26 क्वेश्चन पूरे करना है, तो इंटरनल चॉइस का क्या, डरो नहीं, चॉइस भी मिलेगी आपको, 30% चॉइस मिलेगी। राइट। कैसे चॉइस मिलेगी, सपोज आपको 5th क्वेश्चन दिया है, तो 5th क्वेश्चन और में रहेगा, या तो ऊपर वाला सॉल्व करो या नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। राइट। ऐसे कुछ आपको चॉइस यहाँ मिलनी है। सो अब देख लेते हैं कि हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के बन रहे हैं। ओके। सो 5 सेक्शन है, सेक्शन A to सेक्शन E। सेक्शन A में मिलेंगे आपको 12 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। सो ध्यान रखना कि जो सेक्शन A है वो बेस्ड होगा आपका MCQ पैटर्न पर। किस पर, MCQ मतलब समझते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से कोई एक सही आंसर आपको टिक करना है, एक सही आंसर सिलेक्ट करना है। सो सेक्शन A MCQ पैटर्न पर होगा, 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे एंड 1 मार्क ईच। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉटेड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज है कि 1 to 10 जो क्वेश्चन है वो तो आपके प्रॉपर MCQ रहेंगे, लेकिन 11 and 12 जो क्वेश्चन रहेंगे वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन बेस्ड मिलेंगे, जो HTML या इंटरनेट पर बेस्ड क्वेश्चंस के बन सकते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चंस क्या होता है आगे देखेंगे हम जब पेपर को सॉल्व करेंगे तब। राइट। तो बेसिकली फॉर्मेट समझ लो कि सेक्शन A में 12 MCQ मिलेंगे, जिसमें से 10 जो स्टार्टिंग के MCQ रहेंगे वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप रहेंगे, लेकिन 11 12 भी MCQ रहेंगे, वो असर्शन रीजन टाइप के होंगे। डन। सेक्शन B पे आ जाओ। सेक्शन B में 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क ईच। मतलब सेक्शन A आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अब सेक्शन B C D E
ये सब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होंगे। सो सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे, 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग, कितने 7 क्वेश्चंस। ओके, क्लियर हो रहा है इतना? नाउ देखो अब सेक्शन सी में क्या दिख रहा है, सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, 3 मार्क ईच। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहां पर आपको 3 मार्क के अकॉर्डिंग आंसर लिखने हैं। सेक्शन डी में आ जाओ, सेक्शन डी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, 1, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके मार्क्स कितने होंगे, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपका होगा। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दैट आर सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कैरिंग 4 मार्क ईच। मतलब यदि बात की जाए तो यहां पर सेक्शन डी और ई में कुल मिला के 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 4-4 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो लॉन्ग आंसर्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो तो आपको एक ही प्रिपेयर करना है, लेकिन जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, वो 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सो कुल मिला के जो ज्यादा वेटेज रख रहा है वो वेटेज आपका होगा किसका, सेक्शन ए, बी और सी का, ठीक है। बाकी डी और ई सेक्शन से तो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। हमने पैटर्न तो एक बार समझ लिया ना, सबको अच्छे से समझ में आ गया भाई। पूरे 1 से लेकर 10 सैंपल पेपर तक हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, अब अच्छे से याद भी हो गई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर जब हाथ में आए तो आप इंस्ट्रक्शंस देखो भी नहीं, देख लेना एक बार, क्या पता कुछ चेंज हो। वैसे चेंज नहीं होगा, राइट। नाउ सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगेन आई एम टेलिंग 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग, एमसीक्यू पैटर्न पर आपको पूरे 12 क्वेश्चंस यहां पर दिखेंगे सेक्शन ए में। डन। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग समवन एल्स फेसबुक अकाउंट हैंडल टू पोस्ट समथिंग विल बी टर्म्ड एज। देखो, किसी और के फेसबुक अकाउंट को कोई और पर्सन यूज कर रहा है और उसी का आइडेंटिटी यूज कर रहा है, उसी का प्रोफाइल यूज करके कुछ पोस्ट कर रहा है, तो इस तरीके के टर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन स्टीलिंग या वायलेशन। सो यहाँ पर जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप किसी और के फेसबुक अकाउंट को, किसी और की प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हो और उसी का नाम बताकर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ नेगेटिव पोस्ट भी हो सकते हैं, लाइक समथिंग, ठीक है। सो ये क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है कि आप किसी की आइडेंटिटी चुराकर फिर उसके अकाउंट से कुछ पोस्ट कर रहे हो, राइट। अब ये जरूरी नहीं कि फेसबुक ही हो, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, जो भी सोशल मीडिया एप्स के बारे में आप जानते हो वो सभी हो सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ वेब पेज और फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू अ कंप्यूटर। बहुत ध्यान से समझना, वो प्रोसेस जिसमें आप किसी वेब पेज को कॉपी करते हो सर्वर से, किसी वेब पेज को या किसी फाइल को आप कॉपी करते हो सर्वर से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, नेविगेटिंग कहते हैं या सर्फिंग कहते हैं। मतलब कि सपोज ये एक सर्वर सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्वर सिस्टम है, राइट। अब यहाँ पे कोई फाइल है, डन, यहाँ पे कोई फाइल है, इस फाइल को जब आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कहाँ पर, आपके सिस्टम पे, ये यूजर का सिस्टम है, राइट। तो जब आप सर्वर से कोई फाइल को कॉपी करते हो अपने सिस्टम पे, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। वाइल इसका ऑपोजिट यदि हम बात करें कि यूजर जब सर्वर पे कुछ कॉपी करता है, यूजर जब सर्वर पे कुछ प्लेस करता है, कुछ फाइल फोल्डर, कोई वेब पेज आप क्रिएट करते हो और सर्वर पे स्टोर करवाते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग। तो दोनों चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हेन यू कॉपी समथिंग फ्रॉम सर्वर, सर्वर से जब आप कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट कॉपी कर रहे हो अपने सिस्टम पे, तो इसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं और इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, अपलोडिंग, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज डाउनलोडिंग, राइट। बाकी इसके बाद नेविगेटिंग और सर्फिंग, ये तो आपको अच्छे से क्लियर है, जब आप वेबसाइट्स में फर्दर वेब पेजेस को सर्च करते हो, देखते हो, तो नेविगेटिंग, राइट। और सर्फिंग जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हो तो वो सर्फिंग कहलाता है, नेट सर्फिंग, राइट। थर्ड क्वेश्चन, द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग इज, ई लर्निंग का क्या बेनिफिट है, तो ये हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया है, राइट। ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप, ई अकाउंट्स, एवरीथिंग, राइट। ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ा, क्या होती हैं, कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, क्या इनके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या फीचर्स है, सभी चीज पढ़ी हुई है। तो क्वेश्चन इस पर जरूर बनता है, ध्यान रखना, सारी सर्विसेज अच्छे से पढ़ लेना। ई लर्निंग के क्या बेनिफिट है, ऑप्शन ए, क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड वर्क एंड फैमिली। ऑप्शन बी, reduces travel time and travel cost for off-campus students. Option C, students can study anywhere. They have access to a computer and internet connection. या D, all of the above. So e-learning
आप और हम अभी क्या कर रहे हैं भाई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाई कर रहे हो, बिना स्कूल जाए, बिना कोई ट्रैवल कॉस्ट दिए, है ना। सो ये क्या है, एक तरीके से ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, डिवाइसेस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही करेक्ट है। क्या पहला कि क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड वर्क एंड फैमिली। क्लास जो है आपकी, एक तरीके से जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो आपको स्कूल में मिलता है, कोचिंग्स में मिलता है, वो आप अपने घर में फैमिली के साथ में क्रिएट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो एनी टाइम। रिड्यूस ट्रेवल टाइम, अब आपको स्कूल बाय बस या किसी भी कन्वेंस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ट्रेवल कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट कैन स्टडी एनीवेयर, आप किसी भी टाइम पर कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हो, है ना। सो तीनों चीजें क्या है, तीनों एडवांटेज किसके हैं, ई लर्निंग के। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डन, समझ में आ गया। अब इसकी जगह पर ये जो क्वेश्चन आपसे ई लर्निंग के लिए पूछा है, जरूरी नहीं कि ई लर्निंग ही पूछा जाए, जितने जो नेट सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज है, वो कुछ भी आपसे पूछी जा सकती है। डन। फोर्थ क्वेश्चन, एफटीपी इज रिफर्ड टू एज, एफटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है जनरली। तो ये हम सभी को क्लियर है अच्छे से, हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पढ़े जिसमें ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, फोर्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पार्टीशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो हमें पता है कि एफटीपी एक फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल है, मतलब जब भी फाइल ट्रांसफर होती है इंटरनेट पर, नेटवर्क में, तो जो प्रोटोकॉल वर्क करता है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो एफटीपी प्रोटोकॉल का काम होता है ना। यही प्रोटोकॉल बेसिकली फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, डी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना, ना कि फोर्स, ना कि ट्रांसपोर्ट। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है, सभी को पता है, जैक डॉर्से, मार्क जुकरबर्ग, सर टिम बर्नर्स-ली, जावेद करीम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ध्यान रखना, जिसे नहीं भी पता हो। क्लियर, वेल इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट मे भी आ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट था हमारी बुक में, चैप्टर नंबर 2 में, है ना, वेब सर्विसेज के साथ, तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आईपी एड्रेसेस ऑफ 2 कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क में जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन्हें उनके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे आपको आपके एड्रेस से पहचानते हैं, आप जहां रहते हो आपके घर का एड्रेस होता है ना। यदि आप ईमेल पे अपना मतलब आप इंटरनेट पर अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए हो किसी वेबसाइट पर, तो वो ईमेल अकाउंट हो जाता है जिससे आपको पहचाना जाता है, तो यूनिक एड्रेस, राइट। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हें नोड्स कहते हैं ना, तो उनका भी क्या होता है, उनको पहचाना किससे जाता है, एक एड्रेस से, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, राइट। तो वो आईपी एड्रेस जो है 2 कंप्यूटर्स का आर नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होता है, कैन नॉट बी सेम, सेम नहीं हो सकता है, या कैन बी सेम, सेम हो सकता है, या मस्ट मैच विद अ थर्ड कंप्यूटर, या तीसरे कंप्यूटर के साथ में मैच करना चाहिए। सो मैंने जब क्वेश्चन रीड किया तभी आंसर आपको बता दिया, क्या कि कैन नॉट बी सेम, आईपी एड्रेस किसी भी 2 कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में पहचाना जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ 7th क्वेश्चन, टू डिस्प्ले x + y का होल स्क्वायर, करेक्ट HTML कोड इज, मतलब अब HTML में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रिंट करवाना है। तो HTML में जब इस इक्वेशन को प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ पे कौन सा टैग यूज किया जाता है जब पावर आपको शो करवानी होती है। तो 2 टैग यूज करते हैं हम, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे यहाँ पर पावर शो करने के लिए, या सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सुपर मीन सुपर बताया था मैंने, तो जब पावर यहाँ पे ऊपर शो हो रही है x + y के, है ना, तो यहाँ पर हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, मतलब SUP टैग का यूज करेंगे, राइट। अब कैसे यूज करेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, राइट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सबस्क्रिप्ट टैग का यूज किया हुआ है, ये रॉन्ग है। सबस्क्रिप्ट टैग जब बिलो, किसी नंबर के, किसी लेटर के बिलो में जब कोई नंबर शो होता है या कोई कैरेक्टर शो होता है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, लेकिन अबव जब होता है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बी ऑप्शन देखो, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया गया है, x + y सुपरस्क्रिप्ट टैग 2, देन इसको क्लोज किया है, राइट, ये सही दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपके ये पैरेंथेसिस भी दिख रहे हैं ना, जो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ लगे हैं क्या पैरेंथेसिस, नहीं लगे हैं, सो ये भी रॉन्ग हो गया। सी देखो, x + y पैरेंथेसिस में लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट टैग 2 सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, यस ये करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है और सुपरस्क्रिप्ट टैग भी बिल्कुल सही तरीके से लगा है। डी देखो, सुपरस्क्रिप्ट टैग x + y 2, तो सुपरस्क्रिप्ट टैग में ही पूरा लिख दिया एज इट इज, जबकि 2 को हमें कैप्ट करना था सुपरस्क्रिप्ट टैग में, क्योंकि पावर 2 है। सो ये हो गया रॉन्ग। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि देखो ये तो एज इट इज से जाएगा, x + y का ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ये
है ना, जो आपकी इक्वेशन लिखी है तो एज इट इज जाएगी, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट टैग कब लगेगा, इस पर हमें होल पावर यूज करनी है। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग में आपने 2 लिखा, देन सुपर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो अब इस टैग की मदद से ये जो 2 है ये यहां पर सेट हो जाने वाला है पावर में। आ गई बात समझ में। अब यदि यहीं पर आप सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट टैग का SUB का यूज कर देते हैं, तो क्या हो जाता, तो यहां पर x प्लस वाई के बिलो में 2 सेट हो जाता। ठीक है, तो सुपर मीन सुपर ऐसे याद रखना, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों टैग में, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी। समझ में आ गया ना। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। HTML5 में बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे HTML में आप यूज करते हो बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर एक डॉक टाइप टैग होता है, उसका करेक्ट सिंटेक्स क्या है। ठीक है, सो करेक्ट सिंटेक्स आप देखो, ऑप्शन ए दिया हुआ है /डॉक टाइप HTML, ऑप्शन बी डॉक टाइप HTML ओनली, ऑप्शन सी डॉक टाइप HTML एक्सक्लेमेटरी मार्क, या एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप देन HTML। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, दैट इज पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, फिर डॉक टाइप लिखना, देन HTML टैग का यूज करना है। डन, क्लियर हुआ। सिंटेक्स के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि करेक्ट सिंटेक्स बताओ। डन। 9th क्वेश्चन, which attribute specifies a unique alphanumeric identifier to be associated with an element। कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर को स्पेसिफाई करता है किसी एलिमेंट, किसी टैग के साथ। टाइप, आर्टिकल, आईडी और क्लास। तो यहां पे देखो हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट की, तो कौन सा एट्रीब्यूट होगा वो, सी, आईडी एट्रीब्यूट। आपने देखा होगा किसके साथ में हमने इसका यूज किया हुआ है, जब आपने हाइपरलिंकिंग किया होगा। एक सिमिलर पेज में जब आप हाइपरलिंकिंग करते हो, एक सेक्शंस को हाइपरलिंक करते हो, तो वहां पे हम नेम या फिर आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, आईडी एट्रीब्यूट। डन, सी इज द करेक्ट। देख लो। नाउ 10th क्वेश्चन, टू क्रिएट अ लिंक यू सराउंड द टेक्स्ट और इमेज विद इन अ डैश टैग। क्या पूछा है, टू क्रिएट अ लिंक, लिंक यदि क्रिएट करना है, यू सराउंड द टेक्स्ट और इमेज विद इन अ डैश टैग, लिंक टैग, एंकर टैग, रेफरेंस या फिर टारगेट। तो लिंकिंग के लिए कौन से टैग का यूज करते हो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कौन से टैग का यूज करते हैं हम जब हाइपर लिंकिंग क्रिएट करना होता है। तो लिंक टैग का यूज करते हो क्या, नहीं। एंकर टैग का यूज करते हो क्या, यस, एंकर टैग का यूज करते हैं ना। कैसे यूज करते हो आप एंकर टैग को, ए लिख कर ना, ए टैग की मदद से, और HREF में जिससे लिंक करना है उस फाइल का पाथ लिख देते हो, देन एंकर टैग क्लोज कर देते हो, राइट। सो यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज एंकर। तो लिंक को क्रिएट करना मतलब HTML में हम क्या बोलते हैं, उसे एंकर बोलते हैं। डन। तो 1 to 10 सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। डन। अब हम देखेंगे 11th और 12th क्वेश्चन से क्या, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। डन। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं पहले ये समझ लो। 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11-12 आपके पेपर में असर्शन रीजन पर। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है जो कि असर्शन होगा, उसको पढ़ना है, समझना है और समझकर ये बताना है कि असर्शन या स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट वो सही है या गलत है। यदि वो सही होता है तब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, सेकंड स्टेटमेंट को भी पढ़ना, समझना और ये आइडेंटिफाई करना कि सेकंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है रीजन वो भी सही है या गलत है। यदि वो सही होता है तो वो असर्शन का सही रीजन है या नहीं है ये पहचानना। क्या बताया मैंने, सुनो ध्यान से। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, एक असर्शन होगा एक रीजन होगा। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ना है जिसे असर्शन कहते हैं। क्या देखोगे, क्या ये ट्रू है, ठीक है, और फिर रीजन देखना क्या रीजन ट्रू है या फॉल्स है। सपोज रीजन फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स आपको इस तरीके से मिला, इसका एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा यहाँ पे देखो, सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। असर्शन फॉल्स है या रीजन ट्रू है ऐसा कुछ दिया रहेगा तो डी वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। बट व्हाट इन केस जब दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं भाई, जो दोनों असर्शन रीजन लिखे हुए दोनों ट्रू दिए हुए हैं, तब क्या देखोगे आप, तब आप देखना कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इन दैट केस ए या बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसे समझो क्वेश्चन के साथ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। देखो क्वेश्चन 11 में असर्शन आपको दिया है HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है असर्शन कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं कि यस दिस इज ट्रू, ये ट्रू लिखा है भाई कि HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना। अब हम आ जाते हैं रीजन पर, क्योंकि पूरी कहानी किस पर डिपेंड कर रही है, रीजन पर डिपेंड कर रही है। रीजन क्या लिखा है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट्स।
HTML जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, क्या वो सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है? तो HTML से क्या आप सॉफ्टवेयर बनाते हो? नहीं ना, HTML से हम वेब पेजेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या एनालाइज किया, क्या आइडेंटिफाई किया कि असर्शन तो ट्रू दिया है लेकिन रीजन में बताया तो HTML के बारे में लेकिन गलत बता दिया है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो अभी आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, कौन सा? सी ट्रू हो गया, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। देख लो करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? क्या बताया मैंने? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि असर्शन ट्रू है या रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स है या असर्शन ट्रू है। ओके, ये फाइंड आउट करना तो बहुत इजी होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ये फाइंड आउट करने में? जब दोनों ट्रू हो तो रीजन भी करेक्ट दिया है या नहीं दिया है। तो रीजन जब करेक्ट दिया होगा तो ए ट्रू हो जाएगा और रीजन जब रॉन्ग दिया होगा तो बी ट्रू हो जाएगा। डन। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे 12th क्वेश्चन पर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। असर्शन गिवन दिया हुआ है आपको, HTML इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। HTML एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। डन, ट्रू। आप किसी भी ब्राउजर पर HTML के कोड को रन करवा सकते हो, वेब पेज को देख सकते हो। ओके, ये हमें समझ में आ रहा है। रीजन देखो, HTML डॉक्यूमेंट्स कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स। तो क्या आप HTML के डॉक्यूमेंट को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हो, इसीलिए इसे तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं, है ना। सो रीजन भी ट्रू है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों चीजें समझ में आ रही है ना। डन। सो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो अब आई होप कि आपको असर्शन रीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके एग्जाम में, वो बनेंगे HTML CSS से या फिर इंटरनेट के जो चैप्टर्स है स्टार्टिंग के दो उनसे। सोसाइटल इंपैक्ट से आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन बी पर आ गए। सेक्शन बी जहां पे आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चंस। कैसे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे जो मार्किंग होगी 7 क्वेश्चन की, वो 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग, वेरी शॉर्ट। कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, राइट एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डैश डैश डैश, जो भी आपसे पूछा जाए, या फिर व्हाट आर द फीचर ऑफ डैश। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, पूछे जाएंगे। या 3-4 मार्क्स में फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे? कुछ कोड दे दिया है तो आउटपुट बताओ, या आउटपुट दिया हुआ है तो इसके लिए कोड लिख कर बताओ, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सलोनी इज एन आर्टिस्ट, शी पोस्ट हर आर्टवर्क ऑन द इंटरनेट। One day she comes to know that Shreyas has downloaded one of the paintings that she had posted without her permission. He had further printed that image on an invitation card. Has Shreyas done the right thing? Which right of Saloni has he infringed? बहुत ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन किससे लिया हुआ है? लास्ट चैप्टर 6 साइबर एथिक्स वाले चैप्टर से लिया हुआ है, राइट। कि सलोनी एक आर्टिस्ट है, शी पोस्ट हर आर्टवर्क ऑन द इंटरनेट, और उसने जो आर्टवर्क क्रिएट किया उसको इंटरनेट पर पोस्ट किया है। एक दिन शी कम्स टू नो दैट श्रेयस हैज डाउनलोडेड वन ऑफ द पेंटिंग्स। श्रेयस जो उसका फ्रेंड है, उसने एक पेंटिंग उसकी डाउनलोड किया है और उसकी बिना परमिशन लिए उसने वो पर्टिकुलर पेंटिंग को पोस्ट भी करा है। He had further printed that image on an invitation card, और अपने इन्विटेशन कार्ड पर उस पर्टिकुलर पेंटिंग को, उसके आर्टवर्क को प्रिंट भी करवा दिया। बढ़िया। Has श्रेयस डन द राइट थिंग? क्या श्रेयस ने उससे बिना परमिशन लिए उसकी पेंटिंग को कॉपी किया और इन्विटेशन कार्ड पे पेस्ट भी कर लिया? क्या ये सही किया? Which right of Saloni has he infringed? उसने सलोनी के कौन से राइट का उल्लंघन किया है? तो ये बेसिकली आपको बताना है। तो ये हमने पढ़ा था साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में, प्लेजरिज्म वाले टॉपिक में, कि जब भी आप किसी के वर्क को यूज करते हैं उसको बिना बताए, बिना पूछे, तो प्रॉपर आपको उसको साइटेशन देना चाहिए, उसको रेफरेंस करना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये पर्टिकुलर चीज आपकी प्लेजरिज्म कहलाती है। ये उल्लंघन होता है कि आप किसी के राइट्स को यूज नहीं कर रहे हो, राइट। तो नो, Shreyas has not done the right thing. He infringed Saloni's intellectual property right. किसका उल्लंघन किया उसने? सलोनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। ओके, सो क्लियर हो गया अच्छे से। IPR पढ़ा था हमने। डन। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। SMS एंड MMS आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डन। ये हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज में, मोबाइल टेक्नोलॉजीज वाले पार्ट में, राइट। SMS, MMS, 3G, 4G, 5G। डन, याद आ गया ना। ओके, इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना उसको, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपसे। 3G 4G में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। ओके, सो SMS और MMS
दो पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस के पॉइंट्स 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट लिख सकते हो। एक मत लिख कर आना, बहुत ज्यादा भी लिख कर मत आना, ठीक है, बनते ही नहीं है ज्यादा पॉइंट्स तो क्या लिखोगे आप, समझ में आया। ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स आप लिखना, कम से कम 2 पॉइंट्स तो लिख कर आना, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे ताकि आपको 2 पॉइंट तो ध्यान रहेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी जब इस टॉपिक को हमने पढ़ा है तो डिटेल में मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, और एमएमएस का फुल फॉर्म मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। अब इनके नाम से ही इनके डिफरेंशिएट हो जाते हैं पॉइंट्स। देखो, शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस मतलब कि जहां पर आप सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही कोई मैसेज कर सकते हो, कम कैरेक्टर्स में, एक लिमिटेड टाइप में, ठीक है। और एमएमएस जहां पे आप टेक्स्ट के साथ साथ कुछ इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो को भी ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी होती है मैसेज की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसएमएस, है ना। सो इट इज अ टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस, ये टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस है। इमेजेस इन एसएमएस अपीयर एज अ लिंक, यदि कोई इमेज आप यहाँ ट्रांसफर भी करते हो तो एक लिंक के फॉर्मेट में जाती है। एमएमएस कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। डन। द मैक्सिमम लिमिट इज 160 कैरेक्टर्स, जो यहाँ पर टेक्स्ट में आप मैसेज करते हो उसका मैक्सिमम लिमिट 160 कैरेक्टर्स होता है, और इट कैन बी 1600 कैरेक्टर लॉन्ग, ये 1600 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है। डन। सो डिफरेंस के पॉइंट्स क्लियर हो गए। इनको आप 4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो कि यहाँ टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस होती है, यहाँ पर मल्टीमीडिया कंटेंट में आप मैसेज कर सकते हो। ये इमेजेस वगैरह को क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट नहीं करता है, लिंक के फॉर्मेट में इमेज जाती है, यहाँ पर इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल्स जा सकती है। तो 4 पॉइंट में इसको भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। क्लियर। चलो 14th क्वेश्चन आपको मिलेगा अब, और मैं जो बोल रही थी ना मैं कि आपको चॉइस भी मिलेगी 30% चॉइस। तो देखो फर्स्ट जो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट था उसमें तो आपको चॉइस नहीं मिल रही है, पूरे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन जैसे ही आप 13 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हो सेक्शन बी से, तो अब आपको चॉइस मिलना शुरू होगी। कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन में आपको टोटल चॉइस मिलेगी, और बहुत ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन से चॉइस भी अच्छी होगी, आपको 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होगा। 14th क्वेश्चन अभी हमने देखा एसएमएस एमएमएस में डिफरेंस, या तो वो अटेम्प्ट करो या फिर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, और में पूछा है। सो व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड एंड राइट एनी 2 रीजंस फॉर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। डिजिटल डिवाइड क्या होता है और इंडिया में डिजिटल डिवाइड के 2 रीजन आपको बताने हैं। देखो, डिवाइड एंड रूल आपको पता है, लोगों को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है, फूट डाल देना, यहाँ पे वही चीज है, लेकिन यहाँ पे ये चीज हो रही है डिजिटल डिवाइड के फॉर्मेट में। डिजिटल मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, साथ ही इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन वगैरह जो होते हैं उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, मतलब वो टेक्नोलॉजी से बहुत परे हैं, दूर हैं अभी भी। क्यों, रीजन क्या है, इसी को बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड। ओके, सो यहाँ पर आपको 2 रीजन इसके बताना है। तो 2 रीजन क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि वो लिटरेट नहीं हो प्रॉपर, ठीक है, उनको सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, या दूसरी चीज हो सकता है कि वो कैपेबल नहीं हो उसको परचेज करने में, इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं डिजिटल डिवाइड के। सो डिजिटल डिवाइड रिफर्स द डिफरिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू आईसीटी एंड दोज हु डोंट हैव एक्सेस, जो आईसीटी का यूज कर रहे हैं और जो आईसीटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, है ना। सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसका मतलब है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, जिनको इंफॉर्मेशन है, जो उसका यूज कर रहे हैं, सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं, और जो अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो इसे हम बोलते हैं बेसिकली डिजिटल डिवाइड। नाउ व्हाट इज द रीजन। फर्स्ट, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पुअर्टी इज हायर इन रूरल एरियाज। और ये चीजें डिजिटल डिवाइड ज्यादातर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, कुछ रूरल एरियाज में, राइट। लेस लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज, तो अर्बनाइजेशन जहां हुआ है, जहां अर्बन एरियाज है वहां तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ ही डिपेंड है उस पर, डन। लेकिन रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ऑन चेंजिंग द हाइट ऑफ रोज द टेक्स्ट विद इन द सेल्स अपीयर्स एट बॉटम ऑफ द सेल, हाउ कैन यू अलाइन डेटा वर्टिकली इन अ सेल। क्वेश्चन ध्यान से समझो। On changing the height of rows, the text within the cells appears at the bottom of the cell. How can you align data vertically in a cell? तो HTML में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें सेल्स क्रिएट होती है, राइट। अब इसमें यदि आपको वर्टिकली अलाइन करना है टेक्स्ट को, सो उसके लिए आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज करोगे, ठीक है। सो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे वर्टिकली अलाइन करने के लिए, है ना, वो होगा आपका वी अलाइन एट्रीब्यूट। कौन सा, V align attribute. So V align attribute is used to specify the vertical alignment of the content within a cell. V align attribute मतलब कुछ इस तरीके से, सपोज ये आपकी टेबल क्रिएटेड है, डन। अब यहाँ पर आपको वर्टिकल अलाइन करना है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। वर्टिकली अलाइन यदि आपको करना है तो टॉप, मिडिल और बॉटम, इस तरीके से अलाइनमेंट होती है, डन। तो वर्टिकली अलाइन, सपोज आपने यहाँ HTML लिखा,
तो ये आपका वर्टिकली अलाइन हो गया। अब टॉप मिडिल बॉटम कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। सपोज वर्टिकली अलाइन आपको करना है यहाँ पर, तो ये हो गया टॉप में, ये हो गया मिडिल में और ये हो गया आपका बॉटम में, राइट। तो ये किस एट्रीब्यूट की मदद से पॉसिबल है? ये वी अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से पॉसिबल है। So V align attribute is used to specify the vertical alignment of the contents within a cell. The values of V align attributes are bottom, top, and middle. The control to control the vertical alignment of all contents in the table. The attribute is given in table tag. कौन सा tag में लिखते हैं हम इस attribute को? टेबल टैग में। डन। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए जो यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं जैसे TD, TR, टेबल रो क्रिएट करने के लिए, वो तो क्लियर है ना। सो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे 2 मार्क्स में। ओके। 16th क्वेश्चन, रितिका वांट्स टू बाय एंड सेल गुड्स ऑनलाइन। रितिका गुड्स को सेल करना चाहती है, ऑनलाइन बाय भी करना चाहती है। सो विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस? अगेन इलेक्ट्रॉनिक वेब सर्विसेज जो हमने देखी थी इंटरनेट बेस्ड, उनमें ये वाली सर्विस हमने पढ़ी थी कि जब आप ऑनलाइन क्या करना चाहते हो, गुड्स को सेल और बाय करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके ई कॉमर्स कहते हैं, जिसमें ई शॉपिंग इंक्लूड होता है। सो ई कॉमर्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस। ओके, ई शॉपिंग के बारे में पढ़ा था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज पढ़ी थी, तो ई कॉमर्स में ये चीज आपकी इंक्लूड होती है। 16th क्वेश्चन इज अगेन इन और। क्या दिया हुआ है? Write the HTML command to display the following in your web page a square plus b square। अभी हमने क्या देखा था? एक MCQ देखा था, x plus y, क्या लिखा था उसमें? x plus y का होल स्क्वायर। ये वाला हमने एक MCQ देखा था जिसके लिए हमने कंटेंट क्या देखा था, कौन सा HTML टैग यूज किया गया था? x plus y एज इट इज लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है, पावर को सुपर स्क्रिप्ट टैग में लिखा है और ये कंटेनर टैग है, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे x प्लस वाई की स्क्वायर की जगह पर आपसे क्या बोला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए करेक्ट HTML कोड क्या होगा? करेक्ट HTML कमांड कौन सी होगी? अगेन वी यूज सुपर स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि यहाँ पे जो पावर आप यूज करने वाले हो वो होल पावर ऊपर दिख रही है आपको, स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम उसके लिए? देखो a लिखा एज इट इज, ये वाला a, देन सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज कर लिया पावर 2 के लिए, ठीक है, फिर प्लस का साइन लिखा, डन, फिर b लिखा, डन, फिर इस 2 के लिए हमने अगेन देखो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लिया। तो ऐसा लिखने से क्या होगा? ऐसा लिखने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रिंट होगा। ये जो स्क्वायर है ना ऊपर पावर में तभी दिखेगा जब आप इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट टैग में लिखोगे। डन, समझ में आ गई बात? अब यदि यहीं पर ये क्वेश्चन चेंज होता, a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह कुछ ऐसा लिखा होता H2O, इसे प्रिंट करवाना है, तो क्या करते हैं आप? H लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट की जगह सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, 2 लिखते हैं, देन सब स्क्रिप्ट टैग क्लोज करते हैं और फिर O लिख देते हैं। तो ये लिखने से, सब स्क्रिप्ट टैग 2 लिखने से ये 2 कहाँ शो हो रहा है? अब बिलो शो हो रहा है, राइट। सो दोनों एग्जांपल बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से जब दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कर सकते हो इजिली। डन। 16th क्वेश्चन इज अगेन इन और एंड 14th इज अगेन इन और। दोनों चीज हमने देख ली, 14 और 16 आपको 2 मार्क्स में और में मिलेंगे, चॉइस में मिलेंगे। 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिंक टैग इन डिटेल। लिंक टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिटेल में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिंक टैग के क्या एट्रीब्यूट होते हैं? पहली बात तो ये समझ लो कि लिंक टैग यूज किया जाता है। लिंक टैग को हम यूज करते हैं CSS से जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हो और उसमें आप एक स्टाइल शीट को क्रिएट करते हो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, तो उस स्टाइल शीट को आप अलग अलग HTML फाइल के साथ जब लिंक करना चाहते हो तब लिंक टैग का बेसिकली यूज करते हैं। इस टैग को हम किसमें? हेड टैग में लिखते हैं, जहां पे आप टाइटल स्पेसिफाई करते हो। सो इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको यहाँ पे बताने हैं? The following are the different attributes of link tag. First, type attribute. Type attribute of the link tag. The link tag has one attribute, that is type attribute. It has the value text/CSS. मतलब कि टाइप बता रहे हो कि आप किस टाइप की फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करने वाले हो, कोई टेक्स्ट फाइल है या CSS फाइल है। The value specifies the style sheet language as a content type. For example, किस तरीके से यूज करना है? देखो लिंक टैग का यूज किया, टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया, उसकी वैल्यू ये होती है text/CSS, राइट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखो क्या है? href. href attribute of link tag. Another attribute of link tag is href attribute. It specifies the style sheet file containing the style rules. It accepts the URL of the CSS file to be linked as the value. पहले टाइप एट्रीब्यूट में बताते हैं कि कौन से टाइप की फाइल को आप लिंक करना चाह रहे हो, और href एट्रीब्यूट में हम उस फाइल का नाम स्पेसिफाई करते हैं, उस फाइल का URL बताते हैं,
ठीक है, जिस फाइल को आप लिंक करने वाले हो। कोई CSS फाइल है तो सपोज CSS फाइल का नाम है आपका style, ले लो style.css, तो ये एक URL हो गई फाइल की जिसको हम href एट्रीब्यूट की मदद से लिंक टैग में लिखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट एन HTML प्रोग्राम ऑफ अ फॉर्म विथ 2 रेडियो बटन्स। क्वेश्चन 18 ध्यान से देख लो, एक HTML प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिखना है जिसमें आपको फॉर्म क्रिएट करना है और उसमें आपको 2 रेडियो बटन्स बनाने हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब रेडियो बटन्स पता है ना, सिंगल सिलेक्शन जिसमें आप कर सकते हो। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल देख लो इस तरीके से। फॉर्म आपने देखा HTML फॉर्म हम सभी फिल करते हैं जिसमें हम अपनी डिटेल फिल करते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर। तो जब जेंडर वाला ऑप्शन आता है तो उसमें आपको 2 रेडियो बटन इस तरीके के सर्कल्स दिखते हैं जिसमें आपको सिंगल सिलेक्शन करना होता है। ओके, जैसे यहाँ पर मेल सिलेक्टेड है तो ये दोनों तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी एक सिंगल सिलेक्शन आपको करना है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली रेडियो बटन, जो सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इस ऑप्शन को यदि क्रिएट करना है फॉर्म में, रेडियो बटन्स को यदि आपको क्रिएट करना है तो क्या HTML कोड आप लिखोगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है HTML टैग को स्टार्ट किया है, क्लोज किया है। ठीक है, सेकेंड हमने हेड टैग का यूज किया जिसमें टाइटल स्पेसिफाई कर दिया, एग्जाम्पल ऑफ रेडियो बॉक्स कंट्रोल। तो अब क्या होगा, जो फॉर्म क्रिएट होगा उस फॉर्म में यहाँ पर टाइटल आपका सेट हो जाएगा, ये एग्जाम्पल ऑफ रेडियो कंट्रोल बटन। ठीक है, हेड टैग क्लोज किया, फॉर्म टैग स्टार्ट किया, तो फॉर्म टैग से फिर फॉर्म क्रिएट होगा। अब आपको ये 2 टूल्स बनाने हैं, इन 2 रेडियो बटन्स का यूज करना है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। कैसा कंटेंट कंट्रोल आप बनाने वाले हो फॉर्म में, कौन सा कंट्रोल बनाने वाले हो, रेडियो। तो टाइप बता दिया आपने कि भाई जिस टाइप का आपको कंट्रोल बनाना है वो रेडियो टाइप है। यदि टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है तो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, कॉम्बो बॉक्स बनाना होता है तो कॉम्बो बॉक्स लिखते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है तो उसका नाम लिख देते हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट जो है इनपुट टैग का, वो ये बताता है कि आप फॉर्म का कौन सा कंट्रोल बनाने वाले हो, कौन सा कंट्रोल आपको फॉर्म पे क्रिएट करना है। तो रेडियो क्रिएट करना है, रेडियो बटन, तो रेडियो हमने सिलेक्ट कर लिया। नेम जेंडर हो सकता है, मतलब अपने दोनों का आपको नाम भी देना है। वैल्यू मेल और फीमेल, और उसके बाद आपने फिर ये वैल्यू लिख दी जिस पर सिलेक्शन आपको करना है। तो जब आपने इनपुट टैग का यूज किया तो ये 2 पर्टिकुलर कंट्रोल्स यहाँ पे 2 रेडियो बटन्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। फॉर्म टैग क्लोज किया, देन बॉडी टैग। अच्छा, ये चीज आपको यहाँ बॉडी टैग में भी लिखनी है। ठीक है, बॉडी टैग मिसिंग है तो ये बॉडी टैग में आपको ये चीज लिखनी है। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या कोड लिखना है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 18th इज अगेन इन और, 14, 16, 18 तीनों क्वेश्चन हमने 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनमें और में देखें। 18 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रो स्पैन कॉल स्पैन में डिफरेंस आता है, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग में डिफरेंस आता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली आपने देखा होगा इसको, हर साल क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग बेसिकली टेबल टैग के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब टेबल में जो सेल्स होती है, कंटेंट और सेल के बीच में जब आपको स्पेस देना तो सेल स्पेसिंग का यूज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेल पैडिंग का यूज होता है। ध्यान से समझना, ये पर्टिकुलर आपकी टेबल है। ठीक, अब इस टेबल में हमने कुछ रोज क्रिएट कर ली, डन। यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट लिखा, सपोज मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, 3, इस तरीके से। ओके, सो सेल स्पेसिंग, ये एक सेल है आपकी। क्लियर, क्या बताया मैंने, ये आपकी एक सेल हुई और ये दूसरी सेल है। ठीक है, तो इन सेल्स के बीच की स्पेस देना है आपको, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग। और जब आपको सेल पैडिंग यूज करना होता है, इसका मतलब कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कंटेंट और सेल वॉल, ये सेल वॉल और कंटेंट इनके बीच की जो स्पेस है ये डिसाइड करते हो आप सेल पैडिंग से। सो सेल पैडिंग से आप कंटेंट और सेल वॉल के बीच में डिस्टेंस स्पेस दे सकते हो, और सेल स्पेसिंग से 2 सेल्स के बीच में आप स्पेस दे सकते हो। ओके, सो इसके लिए सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग यूज किए जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो बहुत ध्यान से समझाया है मैंने इस चीज को, और ध्यान से आप भी समझ लेना। क्या बताया मैंने कि सेल पैडिंग मतलब सेल और कंटेंट के बीच में स्पेस देना, सेल स्पेसिंग मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के बीच में आप जब स्पेस देना चाहते हो टेबल में तो सेल स्पेसिंग यूज होती है। अब इसमें डिफरेंस आता है या इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में यदि डिस्टेंस आपको सेट करनी है तो सेल स्पेसिंग, 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में यदि आपको डिस्टेंस सेट करनी है तो सेल स्पेसिंग। इट इज नंबर ऑफ पिक्सल्स बिटवीन द टेबल सेल्स। अब ये नंबर ऑफ पिक्सल्स हो सकती हैं। ठीक है, इसको स्पेसिफाई कैसे करोगे आप, सपोज आपने लिखा सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज किया, तो सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू 20, 30, 12 px के फॉर्मेट में, पिक्सल्स के फॉर्मेट में होती है। सिमिलरली सेल पैडिंग इज द टैग सेट्स द मार्जिन विद इन अ सेल, इट इज द पिक्सल स्पेस इनसाइड द सेल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट
एंड सेल बाउंड्री, सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस, स्पेस, ये भी पिक्सल्स में ही स्पेसिफाई की जाती है। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन, राइट द HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल क्रिएट करना है, इसके लिए आपको HTML कोड लिखना है। देखो ध्यान से, टेबल क्या दिख रहा है इस टेबल में आपको, 1 2 3 3 रो दिख रही है, मतलब 3 बार आपको TR टैग यूज करना है, ऐसे आइडेंटिफाई करना, ठीक है, हर चीज को। TR टैग क्या होता है, ये TR टैग आपका होता है कंटेनर टैग, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। उसके बाद देखो आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर एक कॉलम शो हो रहा है, पहला कॉलम जिसमें रो क्रिएटेड नहीं है, मतलब ये वाला जो कॉलम है आपका ये मर्ज है 3 रो के साथ, है ना, तो यहाँ पे रो मर्ज हो रही है, दैट इज रो स्पैन का यहाँ आप यूज कर सकते हो, रो स्पैन इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 रो यहाँ मर्ज हो रही है। तो ये टेबल आपको क्रिएट करनी है टेबल टैग में, जिसमें TR TG टैग का हम यूज करेंगे और रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे ताकि इस कॉलम को आप मर्ज कर सको। डन, चलो देख लेते हैं। HTML टैग स्टार्ट किया, HTML टैग को क्लोज किया, देखो ठीक है, क्या किया, HTML टैग स्टार्ट, देन HTML टैग यहाँ पे आपका क्लोज किया है। हेड टैग में टाइटल स्पेसिफाई कर दिया, टेबल, हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग स्टार्ट किया है, ये बॉडी टैग यहाँ क्लोज किया है। टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग क्लोज किया। इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, डन। अब टेबल टैग में आपको क्रिएट करनी है टेबल। टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना है, तभी बॉर्डर सेट हो पाएगी। बॉर्डर 1 सेट करा हमने, ठीक है, बिना बॉर्डर के आपकी बिना बॉर्डर की टेबल दिखेगी, इसलिए बॉर्डर एट्रीब्यूट को लिखना जरूरी है। पहली रो यहाँ पे क्रिएट हो रही है TR टैग से, ये दूसरी रो यहाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है, और सिमिलरली आपकी थर्ड रो यहाँ क्रिएट हो रही है। ध्यान से देखो, ये TR टैग, ये TR टैग ओपन क्लोज, ये TR टैग ओपन क्लोज, यहाँ से ये TR टैग ओपन हुआ है एंड देन यहाँ पे आपका TR टैग क्लोज हुआ है। तो 3 रो क्रिएट करनी है। पहली रो देखो, TR अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, जो 1 लिखा हुआ था वो सेंटर में दिख रहा था, है ना, और टेबल हेडिंग टैग में हमने लिख दिया रो स्पैन इक्वल्स टू 3, रो स्पैन का यूज कर लिया क्योंकि 1 आपका सेंटर में था, 3 रो से मर्ज हो गई, ये 1 लिखा हुआ है, तो ये आपकी पहली रो क्रिएट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में 2 और नेक्स्ट वाले कॉलम में 3 आ गया। सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो में फिर आपके 2 वैल्यूज आ जाएंगी, रोज लिली और यहाँ पे पेंसी और दहिया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छे से कैसे क्रिएट किया है भाई, टेबल क्रिएट करना है तो TR और TD टैग का यूज करना होता है। TD टैग से टेबल डेटा क्रिएट होता है और TH टैग से टेबल की हेडिंग्स क्रिएट होती है। तो इस टेबल में ये हेडिंग्स है आपके टेबल की, जिसको हमने TH टैग से क्रिएट किया है, और ये टेबल डेटा से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन सी पे आ गए हम, डन। तो 14, 16, 18 ये 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में हमने और में देखे। अब सेक्शन सी में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। कैसे होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड हैकिंग। हैकिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे? एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। So to avoid hacking, one can do the following: always install a firewall. It monitors and filters incoming and outgoing internet traffic. Obvious, firewall को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए ताकि इंटरनेट का जो ट्रैफिक है, इंटरनेट पे कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह उसे मैनेज कर सके। यूज एन अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑब्वियस, अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो ताकि आपके सिस्टम को कोई भी हार्मफुल जो वायरसेस होते हैं वो अटैक ना कर पाए, राइट। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम इंस्टॉल करने के साथ अपडेट भी करो। दिस विल हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड रिमूविंग न्यू कंप्यूटर वायरसेस। इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर। इसके अलावा भी आप क्या यूज कर सकते हो? इसके अलावा आपको पासवर्ड आईडी जो है, आपके आईडी पासवर्ड वगैरह होते हैं, वो भी सही यूज करना है। स्ट्रॉन्ग आईडी पासवर्ड का यूज करना है। कुछ इजीली जो क्रैक हो जाए उनका यूज नहीं करना है, क्योंकि हैकर्स इजीली क्रैक कर लेते हैं पासवर्ड आईडीज को। तो हमेशा जो आपका आईडी पासवर्ड होता है वो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, अल्फाबेट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ में होना चाहिए। डन। और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप लिख सकते हो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा आप 6 पॉइंट्स लिखकर इजीली आ सकते हो इस क्वेश्चन में। 21, आयुष इज द ओनर ऑफ स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर टॉयज फॉर चिल्ड्रन। आयुष कंपनी का, एक छोटी कंपनी का ऑनर है। उस कंपनी में वो चिल्ड्रंस के लिए टॉयज बनाता है। ही डिसाइडेड दैट इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी टू क्रिएट अ वेबसाइट। उसने डिसाइड किया क्या कि यदि वो कंपनी की वेबसाइट बनाता है तो वो कस्टमर्स के लिए, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, विच वुड अलाउ कस्टमर्स टू ऑर्डर ऑनलाइन, जिसकी मदद से कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं टॉयज के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट इस पर्टिकुलर पर बेस्ड, गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू परचेज गुड्स। यदि कोई कस्टमर गुड्स को परचेज करता है तो क्या एडवांटेज होगा? यहाँ पे एक एडवांटेज का नाम आपको बताना है। सो ई परचेसिंग हम इसे बोलेंगे। ई परचेसिंग इज कन्वीनियंट एज वी कैन परचेज गुड्स 24 आवर्स अ डे एज पर आवर कन्वीनियंस।
अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रैवल करके मार्केट तक नहीं जाना है, शॉप तक नहीं जाना है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वेबसाइट की यूज करके 24 आवर्स में कभी भी परचेसिंग कर सकते हो। डन। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, कंपेयर HTML एंड CSS। HTML और CSS में क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। हमने अच्छे से समझा था दोनों चैप्टर को जब पढ़ा था कि HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे जो टैग्स होते हैं जैसे डिफाइंड होते हैं वैसे उनका यूज करना होता है। जब भी आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको बार बार टैग्स को लिखना होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है। लेकिन CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब होता है यहाँ पर आप स्टाइल शीट्स क्रिएट कर सकते हो। 3 टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इनकी मदद से आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, आप टैग्स को, प्रॉपर्टीज को, सिलेक्टर्स को डिफाइन करते हो और उन्हें फिर आप मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक करवा सकते हो, राइट। तो CSS में क्या होता है, CSS की मदद से आपको बार बार टैग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बार बार फॉर्मेटिंग टैग्स को लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो CSS को जब HTML के साथ में लिंक कर देते हो तब। तो HTML एंड CSS आर नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों डिफरेंट है नहीं, दोनों की मदद से आप वेब पेज ही बनाते हो। रादर CSS इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTML। हम क्या बोलेंगे कि CSS क्या है, एक HTML का ही एक्सटेंशन है। CSS enhances basic HTML tags and attributes and improves the presentation of the web pages. CSS enhance करता है टैग्स और एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंटेशन को, मतलब आप टैग्स और जो एट्रीब्यूट्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से शो करवा सकते हो, उनका यूज कर सकते हो वेब पेजेस में। HTML pages contain HTML tags and different styles can be specified for these tags using CSS. A single CSS file can be linked to many web pages. एक सिंगल CSS फाइल को आप बहुत सारे वेब पेजेस के साथ लिंक कर सकते हो। All web pages will import the styles of the style sheet. सारे वेब पेजेस में आपको क्या करना होगा, स्टाइल को इंपोर्ट करना होगा, जो CSS में आपने स्टाइल शीट बनाई है उसको इंपोर्ट करना होगा। Thus we can say that HTML contains basic tags to create web pages, whereas CSS is an extension to HTML as it only specifies the formatting and appearance styles of these वेब पेजेस। सो क्या बताया हमने लास्ट की, HTML जो है सिंपल टैग्स को क्रिएट करता है, टैग्स का यूज करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन CSS में उन्हीं टैग्स को हम स्पेसिफाई करते हैं स्टाइल्स के फॉर्मेट में वेब पेजेस के लिए। डन, क्लियर। अब यहाँ पर CSS में हम अलग अलग तरीके से स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो और डिटेल में लिख सकते हो आप, बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ इन दोनों में बना सकते हो, इनके सिंटेक्स में बना सकते हो। यहाँ पे सिलेक्टर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है एट्रीब्यूट के लिए। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस हियर, ओके। अब इसको आप अपने ओन लैंग्वेज में अपने ओन तरीके से बता सकते हो। नाउ 22nd क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C इज अगेन इन और। क्या पूछा है, फॉर्म अ CSS कोड विद इन द हेड टैग फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आपको हेड टैग के साथ CSS कोड को फॉर्म करना है, ठीक है। फर्स्ट, बैकग्राउंड इमेज sunflower.jpg, बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। यदि हम HTML की बात करते हैं तो HTML में बैकग्राउंड इमेज के लिए आप क्या यूज करते हो, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हो, जिसमें आप ये URL लिख देते हो, फाइल का पाथ लिख देते हो। वहीं CSS में हम किसका यूज करेंगे, देखेंगे अभी। फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली इज एरियल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इज ब्लू। यदि पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, फॉन्ट सेट करना है एरियल और फॉन्ट का कलर ब्लू सेट करना है, तो HTML में हम ऑब्वियस फॉन्ट टैग का यूज करते हैं और वहां पे सेट कर देते हैं फेस एट्रीब्यूट में और कलर एट्रीब्यूट में। डन। हेडिंग शुड बी रेड कलर। हेडिंग जो है वो H1 टैग में, यदि HTML की बात कर ले तो H1 टैग में हम हेडिंग का कलर सेट कर सकते हैं। H1 to H6 हेडिंग्स होती हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको CSS में यदि ये चीजें करनी है कन्वर्ट, तो क्या करोगे भाई, CSS में हेड टैग में जब आप स्टाइल टैग का यूज करते हो तो इसे हम कहते हैं कौन से टाइप का CSS, इंटरनल CSS, इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइल टैग का जब आप हेड टैग में यूज कर लेते हो तब, ठीक है। तो स्टाइल टैग में हमने बॉडी सेलेक्टर के, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है। बॉडी टैग मतलब यहाँ पे बॉडी सिलेक्टर होगा स्टाइल में, बैकग्राउंड इमेज का यूज किया है, उसमें URL स्पेसिफाई कर दी sunflower.jpg। अब यदि यही चीज आपको मेंशन करनी होती HTML में तो कैसे मेंशन करते हैं, बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लिखते इज इक्वल्स टू सिंगल या डबल इन्वर्टेड में sunflower.jpg इमेज का यूज कर लेते हैं। ये HTML में लिख रहे हैं, वही CSS में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, टैग के अंदर, बॉडी सिलेक्टर में, कर्ली ब्रेसेस में, आप देखो कर्ली ब्रेसेस में हम CSS को स्पेसिफाई कर रहे हैं और सेमीकोलन से एंड कर रहे हैं। डन।
पैराग्राफ का कलर सेट करना है, पैराग्राफ का सेट आपको स्टाइल सेट करना है, फॉन्ट सेट करना है, तो पी स्टाइलर का यूज कर रहे हैं, सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, और वहां पी टैग का फॉन्ट टैग का यूज करते हो आप। कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली एरियल, जो वैल्यू है वो किससे सेपरेट हो रही है, कॉलन से, यहाँ पे वैल्यू इक्वल से सेपरेट होती है। डन। तो ये देखो एक तरीके से ये आपके डिफरेंस भी समझ में आते चले जा रहे हैं ना, HTML CSS में डिफरेंस। डन। यदि यही चीज हमें लिखनी होती किसमें, टैग में, तो फॉन्ट टैग में आप फेस यूज कर लेते हैं, एरियल है ना, फेस नॉट टाइप, राइट, और कलर यूज कर लेते, फॉन्ट का कलर जो आपको सेट करना है, ब्लू रेड जो भी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस। हेडिंग आपको कलर रेड सेट करना है, तो हेडिंग के लिए H1 सिलेक्टर यूज कर लिया, कलर रेड। सिमिलरली यहाँ पर हेडिंग टैग का यूज कर लेते हैं। सो तीनों चीज आपको समझ में आई। ये किस टाइप की CSS है, इंटरनल CSS है, जिसमें हम हेड टैग में, HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज करते हैं। अब जब एक्सटर्नल CSS बनानी होती है तो यहाँ पर हम लिंक टैग का यूज करते हैं, और ये स्टाइल शीट हम अलग से एक फाइल में बनाते हैं जिसको .css से स्टोर करते हैं और फिर उसको लिंक करते हैं यहाँ पर हेड टैग में। ओके, सो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। और इनलाइन स्टाइल शीट में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं टैग में। डन। 23 क्वेश्चन देखो, राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के 2 इफेक्ट आपको बताने हैं। डिजिटल डिवाइड जो कि अभी हमने प्रीवियस 2 मार्क के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, इसके क्या इफेक्ट है। पहला तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी पता है हमें अच्छे से कि डिजिटल डिवाइड क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज दोज हु हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन इजीली कलेक्ट वैल्यूएबल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस, जिन्हें नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, जो अर्बन एरियाज में है बेसिकली, उन्हें सभी को नॉलेज होता है, उनकी लाइफ ही कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ना टेक्नोलॉजी पर, तो कहीं ना कहीं वो इससे इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से सफर नहीं करते हैं। लेकिन रूरल एरियाज की हम बात करें, जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सो वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सफर कर रहे हैं, राइट। देखो नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन एजुकेशन। It has the impact on education because students have internet access and computer can acquire more valuable knowledge from internet. तो एजुकेशन पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ा है, राइट। आज हम और आप पढ़ पा रहे हैं किसकी मदद से, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मदद से, ICT की मदद से ना, तो एजुकेशन पे भी इसका एक गुड इफेक्ट पड़ा है, वैल्यूएबल नॉलेज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स गेन कर पा रहे हैं। डन। सो ये दोनों इफेक्ट आप बता सकते हो, चाहो तो आप इसे रूरल एरियाज के हिसाब से बता सकते हो या अर्बन एरियाज के हिसाब से भी बता सकते हो। डन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन डी पर अब हम आ गए। सेक्शन सी भी खत्म हो गया। सेक्शन डी में आपको मिलेगा मात्र एक क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो चॉइस में होगा, या तो पहला अटेम्प्ट करना है या दूसरा अटेम्प्ट करना, दोनों अटेम्प्ट करके मत आ जाना। चॉइस में मिलेगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। और काम की बात जो है वो ये देखना कि इस क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो कौन से चैप्टर का होगा। डन। चलो देखते हैं। 24th क्वेश्चन, राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग वेब पेज। तो HTML वाले चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड लिखना है, इस पर्टिकुलर वेब पेज को ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, एप्लीकेशन प्रोग्राम टाइटल दिख रहा है, तो टाइटल टैग में आपको ये मेंशन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद देखो आपको ये हेडिंग दिख रही है, पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्पेसिफिकेशन दिया होगा, हम मान के चल रहे हैं कि हेडिंग 1 टैग में हमने ये हेडिंग स्पेसिफाई करी। फिर आपको ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर दिख रहा है, तो HR टैग में हम हॉरिजॉन्टल रूलर बना देंगे। डन। इसके बाद देखो वर्ड प्रोसेसर बुलेटेड है। देन उसके बाद देखो A और B जो आपका फर्दर उसके बाद एक लिस्ट क्रिएटेड है। देन फिर एक हॉरिजॉन्टल रूलर आपको दिख रहा है, देन फिर बुलेटेड लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। उसके बाद फर्दर आपको एक AB के साथ में एक लिस्ट क्रिएटेड दिख रही है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, और ये जो लिस्ट है यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है। कौन सी? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट में लिस्ट मतलब बुलेटेड लिस्ट आपकी हो जाएगी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको क्रिएट करना है ऑर्डर्ड लिस्ट को, क्योंकि A और B आपके ऑर्डर्ड लिस्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट्स में भी डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये फॉन्ट्स में, तो ये हेडिंग्स ही हो गई। सपोज ये आपने H3 हेडिंग सेट कर दी और ये H2 हेडिंग में आपने लिख दिया, या फॉन्ट का साइज भी आप बड़ा घटा सकते हो। सो अब आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन के स्पेसिफिकेशन को। अभी हमें ये देखकर काफी कुछ अंदाजा लग गया कि इसे कैसे क्रिएट करना है और किन किन टैग्स का बेसिकली हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो इस वेब पेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। साथ ही यहाँ पर हेडिंग यूज किया गया है, तो हेडिंग के लिए H1 टैग यूज कर सकते हो। आपको 2 हॉरिजॉन्टल रूलर्स भी दिख रहे हैं। डन। ओके, अब आगे इसके स्पेसिफिकेशंस देखो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं, कोई भी 4 ही स्पेसिफिकेशन करके आना है। तो देखो क्या बताया मैंने कि आपको क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी दी हुई है और एक्सटर्नल भी दी हुई है। मतलब कि आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक अटेम्प्ट करना।
ठीक है, तो पहला तो हम देख ही रहे, और इसमें फिर इंटरनल 5 स्पेसिफिकेशन में से कोई सी 4 ही करना, क्योंकि 4 मार्क का है। स्पेसिफिकेशन फर्स्ट, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज इज ब्लू। जो वेब पेज देखा उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करना है, मतलब बॉडी टैग में आपको बीजी कलर का यूज करना है, बीजी कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। डन, ये चीज समझ में आई, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। सेकंड स्पेसिफिकेशन देखो, हेडिंग शुड बी फर्स्ट लेवल हेडिंग। जो हेडिंग हमने देखी थी, सही हमने समझा कि हेडिंग आपको फर्स्ट लेवल की हेडिंग सेट करना है। यूज हॉरिजॉन्टल रूलर ऑफ कलर रेड एंड विड्थ 50। जो 2 हॉरिजॉन्टल रूलर आपको दिख रहे हैं एचआर टैग में, उनका कलर सेट करना है आपको, वो रेड कलर के होंगे। डन, और विड्थ मतलब कितनी विड्थ के होंगे, वो 50% के अकॉर्डिंग। तो आपको विड्थ और कलर दोनों सेट करना है, दोनों हॉरिजॉन्टल रूलर के। यूज बोल्ड स्टाइल फॉन्ट ऑफ लिस्ट। जो लिस्ट क्रिएट करेंगे उसमें जो फॉन्ट होंगे उनका स्टाइल कैसा होगा, बोल्ड। तो आप फॉन्ट का स्टाइल भी सेट कर सकते हो, या आप बी टैग का यूज कर सकते हो बोल्ड के लिए, दोनों चीज कर सकते हो, है ना। फिफ्थ, क्रिएट नेस्टेड लिस्ट शोन इन द अबव वेब पेज। और आपको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है, मतलब यूएल टैग के अंदर आपको ओएल टैग का यूज करना है, ये यू है ना, यूएल टैग के अंदर आपको ओएल टैग का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि बुलेट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट ए भी दिख रही थी हमें। सो ये 5 स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ समझा दी, और किन किन टैग का यूज होगा वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब कमाल की बात यह है कि यदि आपको इन 5 में से किसी एक भी स्पेसिफिकेशन को करने में सॉल्व कुछ डाउट लगे, कुछ ऐसा लगे कि गलत हो सकता है, तो भाई आपके पास ऑप्शन है कि 5 में से कोई 4 ही करना है। डन, 5 देखेंगे हम। कोड देख लो अब ध्यान से। HTML टैग स्टार्ट किया, HTML टैग क्लोज किया, हेड टैग स्टार्ट किया, हेड टैग क्लोज किया, पहला टाइटल स्पेसिफाई कर दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया। डन। बॉडी टैग में पहला स्पेसिफिकेशन की बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, तो बीजी कलर ब्लू सेट कर दिया, आगे बढ़ो। दूसरा स्पेसिफिकेशन हेडिंग सेट करना था, फर्स्ट लेवल हेडिंग, तो H1 हेडिंग में हमने लिख दिया पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डन। उसके बाद थर्ड, हॉरिजॉन्टल रूलर रेड कलर का होना चाहिए, तो कलर और विड्थ एट्रीब्यूट में एचआर टैग का यूज कर लिया। उसी के बाद देख लो दूसरा हॉरिजॉन्टल रूलर भी ये रहा, कलर और विड्थ के साथ। ये 3 स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हो गए, स्पेसिफिकेशन नंबर 1, 2 और ये 3 स्पेसिफिकेशन। डन। फोर्थ स्पेसिफिकेशन क्या थी यहाँ पर, बोल्ड सेट करना है आपको लिस्ट की हेडिंग, है ना। तो लिस्ट नेस्टेड होनी चाहिए, तो देखो ये यूएल टैग ओपन, ये क्लोज, इसके अंदर ये ओएल टैग आपको दिख रहा है, तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट हो गई। ये 5th स्पेसिफिकेशन हो गया। 4th स्पेसिफिकेशन, यूएल टैब में टाइप डिस्क, मतलब जो आपकी जो डिस्क होगी, जो बुलेटेड लिस्ट होगी वो डिस्क टाइप की होगी, ठीक है। एलआई टैग से पहला लिस्ट का एलिमेंट बोल्ड सेट कर दिया, वर्ड प्रोसेसर, ये बोल्ड, ठीक है, 4th नंबर का स्पेसिफिकेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके अंदर हमने फिर ओएल टैग में 2 लिस्ट स्पेसिफाई कर दिया। ए से स्टार्ट होना चाहिए आपका, जो भी लिस्ट है वो 1 2 3 से नहीं, ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं एमएस वर्ड और वर्डपैड। इसी तरीके से यहाँ पर आई से स्टार्ट होना चाहिए रोमन नंबर्स में, तो उसी के लिए फिर एमएस एक्सेल और लोटस जो हमने कंटेंट थे वो लिख दिया। एलआई टैग क्लोज कर देना, ये एलआई टैग है। डन, क्लियर। सो क्लियर हो गया अच्छे से 5 स्पेसिफिकेशन। फिर से वेब पेज देख लो एक बार, ठीक है, ये आपका वेब पेज है। डन, यहाँ पे ये 1 2 होंगे, 1 और 2 रोमन नंबर्स में होंगे। तो आप टाइप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो ओएल यूएल का, जैसे आपको स्पेसिफाई करना है। क्लियर, कोड में भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिकेशन आपको बतानी है वो ध्यान रखनी है। ओके, नाउ 24th क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया लॉन्ग आंसर का सेक्शन डी का एक क्वेश्चन है जो कि और में होगा, और दोनों और क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी। तो अभी हमने देखा 5 स्पेसिफिकेशन में कोई 4 करनी थी, या तो HTML वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दोनों में से कोई भी एक ही क्वेश्चन करके आना। सो ये भी आपका क्वेश्चन ध्यान से देख लो। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द अबव शोन वेब पेज कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। ये भी HTML से रिलेटेड ही है, आपको यहाँ पर भी HTML कोड ही लिखना है। क्या दी हुई है स्पेसिफिकेशन, बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज शुड बी येलो, पेज का बैकग्राउंड कलर येलो होगा। हेडिंग होगा आर कंट्री इंडिया, शुड बी फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। बैकग्राउंड कलर अगेन बॉडी टैग में आपको बीजी कलर का यूज कर लेना है, ठीक है, और बीजी कलर येलो सेट कर देना है। डन। डन। हेडिंग जो सेट करना है वो फर्स्ट लेवल हेडिंग H1 हेडिंग टैग का यूज कर लेना और आर कंट्री इंडिया लिख देना। इमेज यहाँ पर इंसर्ट करनी है, द इमेज नेम्ड india.jpg शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर। इमेज एंटर करनी है तो IMG टैग का यूज करना, साथ में इमेज का नाम SRC टैग में लिख देना india.jpg। डन। ओके, अब ये इमेज भी सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर टैग में या तो इस इमेज टैग को रख दो या इस इमेज टैग में आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर लो सेंटर अलाइन करने के लिए, दोनों चीजें पॉसिबल है। फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ होगा उसको फॉर्मेट करना है। क्या फॉर्मेट करना है, तो P टैग में
आपको फॉन्ट साइज सेट करना है, तो पी टैग में आप या तो फॉन्ट टैग का यूज कर लो जिसमें फॉन्ट का साइज सेट करना है, तो फॉन्ट का साइज आप 5 सेट कर दो, फॉन्ट का नाम फेस से सेट कर दो टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट का कलर रेड सेट कर दो। तो ये पी टैग में आप फॉन्ट टैग का यूज कर सकते हो। सो कुल मिला के ये जितनी स्पेसिफिकेशन यहाँ दिखाई है बताइए, मैंने सबके लिए टैग लिख दिए और कौन सा एट्रीब्यूट है वो यूज होना है। अब ये स्पेसिफिकेशन आपको अप्लाई करनी है कुछ इस पर्टिकुलर तरीके से वेब पेज पर। ध्यान से देख लो, ये हो गया आपका वेब पेज जिसका ये हेडिंग H1, ये सेंटर में आपको india.jpg इमेज दिख रही है, ये पैराग्राफ जिसमें टाइम्स न्यू रोमन वगैरह सेट किया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये बुलेटेड लिस्ट भी यहाँ क्रिएट की हुई है भैया, बुलेटेड लिस्ट भी आपको क्रिएट करनी है। डन, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूएल टैग का यूज कर लेंगे इन तीनों लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। साथ ही यहाँ पे देखो 7th और 2nd ये दिख रहा है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट टैग का भी यहाँ यूज करना है क्योंकि टीएच और एनडी कहाँ पर है आपको टॉप पर दिख रहा है, तो सुपर स्क्रिप्ट टैग का भी आपको यूज करना है। तो ये हमने कुछ चीजें एनालाइज की इस डॉक्यूमेंट को देखकर। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। अगेन आपको जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है उसमें कोई भी 4 स्पेसिफिकेशन ही करनी होगी, 5-6 लिखी नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगी। एग्जाम में आपको 5 मिलेगी, कोई भी 4 ही करनी होगी। डन, चलो कोड देख लो। HTML टैग स्टार्ट किया, डन। आगे बॉडी टैग में बीजी कलर इक्वल्स टू येलो सेट कर दिया, सेंटर टैग लगाया, सेंटर टैग में हमने हेडिंग लिख दी और इमेज भी यहाँ पे लिख दिया और सेंटर टैग क्लोज कर दिया। क्यों, ये पहला स्पेसिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ है। दूसरा, ये पहला स्पेसिफिकेशन की बीजी कलर सेट कर दिया, दूसरा स्पेसिफिकेशन हेडिंग और थर्ड इमेज सेट कर दी, और तीनों को हमने सेंटर में अलाइन कर दिया तो सेंटर टैग से। फोर्थ स्पेसिफिकेशन पैराग्राफ में फॉन्ट टैग का यूज कर लिया, कलर रेड, साइज 5, फेस टाइम्स न्यू रोमन पैराग्राफ का, ये आपका हो गया फोर्थ स्पेसिफिकेशन। फिफ्थ स्पेसिफिकेशन लिस्ट का होगा, ठीक है। उसके आगे देख लो आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट टैग का भी यूज किया हुआ है, ठीक है, 2nd के लिए और 7th के लिए। क्लियर, ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज, फॉन्ट टैग क्लोज। डन, इतना समझ में आ गया। इसके बाद यूएल टैग, ये 5th स्पेसिफिकेशन होगा जो मेंशन नहीं था, बट ध्यान रखना 5 में से कोई 4 करना। यूएल टैग जो बुलेटेड फॉर्मेट में ये लिस्ट आपकी यहाँ क्रिएट हो जाएगी, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। क्लियर, होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर कोड में, है ना। आगे बढ़े सेक्शन ई पर। सेक्शन डी बहुत अच्छे से क्लियर है, HTML या CSS पर बेस्ड क्वेश्चन ही आपका सेक्शन डी में आएगा, वहीं से आप लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लेना। लॉन्ग आंसर बाकी चैप्टर्स से मत करना, ठीक है, थोड़ा अब स्मार्टली पढ़ाई शुरू कर देना। लॉन्ग आंसर एक जो 4 मार्क का बनेगा वो वहीं से बनेगा। डन, इसके लिए HTML के टैग और एट्रीब्यूट, जो इंपॉर्टेंट HTML के टैग एट्रीब्यूट है जो शुरुआत से बताती आ रही हूं मैं, हर एक सैंपल पेपर में आपको बताए हैं, वो अच्छे से कर लेना। सेक्शन ई केस बेस्ड, यहाँ पे मिलेंगे 2 क्वेश्चन, दोनों करना कंपलसरी है। अगेन आई एम टेलिंग, दोनों में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 5 में से 4, 5 में से 4 करने होंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे। 2 केस स्टडी मिलेगी, 4 मार्क ईच के अकॉर्डिंग, ठीक है। केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। सो पहले देख लो, केस स्टडी 1 दी हुई है, मिस्टर सुभाष इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर वांट्स टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्मेट। मिस्टर सुभाष जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उन्हें इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना है। सो हेल्प हिम टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट इन द ब्लैंक्स। ऑब्जर्व द टेबल एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। तो 5 क्वेश्चन दिए होंगे इस टेबल से रिलेटेड, उसमें से 4 ही करना है। आपको टेबल भी दी हुई है, आपको इससे रिलेटेड कोड भी दिया हुआ है। कोड में कहीं फिलअप छूटा होगा, उन फिलअप को आपको फिल करना है, मतलब कोड को कंप्लीट करना है। तो कोई भी 5 में से 4 ही करके आना है पहली केस स्टडी में, इंटरनल चॉइस गिवन। डन, ध्यान से देख लो टेबल। इनकम टैक्स स्लैब्स 2017-18 इनकम रेंज, टैक्स, सीरियल नंबर और ये पर्टिकुलर। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, सबसे पहले हम हेडिंग पे आ जाएं। ये टेबल क्रिएटेड है टेबल टैग से, डन। इसके बाद जो पहली हेडिंग है, ये TH टैग से टेबल हेडिंग क्रिएट कर दी। भाई यहाँ पर कॉलम मर्ज हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम मर्ज हो रहे हैं, तो कॉल स्पैन यूज होगा, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4। डन। इसके बाद आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो पे देखो, सेकंड रो पे टेबल में यहाँ पे ये रो मर्ज है, 1 2 3 4 5 रो मर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूज होगा रो स्पैन इक्वल्स टू 5। और दूसरी चीज, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको एक इमेज दिख रही है, तो टेबल टैग में आपको इमेज टैग का यूज कर लेना है इस पर्टिकुलर कॉलम में। उसके बाद नॉर्मली आपको TR टैग में डेटा क्रिएट कर देना है ना, फिर कोई रो स्पैन कॉल स्पैन यूज नहीं करना है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दी। अब इसके लिए कोड भी आपके सामने है। पहला, ध्यान से देखो, HTML टैग लिखा हुआ है, डन। बॉडी टैग लिखा हुआ है, डन।
इसके बाद टेबल टैग में बॉर्डर का यूज करना होता है। बॉर्डर आप यहाँ पर टेबल देखकर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देखो भाई टेबल देख लें एक बार फिर से, तो आपको बॉर्डर दिख रही है, सपोज 1 2 3 जो आपको सेट करना हो, तो यहाँ पे बॉर्डर टैग में, बॉर्डर एट्रीब्यूट में आपको बॉर्डर सेट करनी, सपोज हमने 2 सेट कर दी, नंबर्स में सेट करते तो स्टेटमेंट 1 आपका यहीं पे कंप्लीट। टीआर पहली रो में टेबल हेडिंग जैसे मैंने बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने, ये टेबल हेडिंग आपको दिख रही है इनकम टैक्स स्लैब्स 2017-18। ओके, तो ये जो टेबल हेडिंग है इसमें क्या हुआ है, आपके कॉलम मर्ज हुए हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, कॉल स्पैन इक्वल्स टू, कितने 4-5 कॉलम थे ना, कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 कॉलम्स थे, तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4 यूज हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट जो दिए ना आपको, ये 5 दिए होंगे, 5 में से कोई 4 ही करना है, मैं आपको कंटिन्यूशन में बताती चल रही हूँ। ये पहली रो कंप्लीट। दूसरी रो देखो, दूसरी रो में है ना वर्टिकल अलाइन किया हुआ है, किसे, इस इनकम टैक्स को, है ना, वर्टिकल अलाइन किया है, साथ ही साथ रो स्पैन हुई है, कितनी रो है, 5 रो स्पैन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रो स्पैन लगा दो आप कि रो स्पैन इक्वल्स टू 5, और जो टेक्स्ट जो इमेज है वो वर्टिकल अलाइन है, तो यहाँ पे IMG टैग का यूज कर लिया, इमेज आपकी ये रही, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो IMG टैग क्लोज नहीं होता है, ठीक, फिर TD टैग, उसी के आगे सीरियल नंबर, इनकम टैक्स रेंज, समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, ये सीरियल नंबर, इनकम टैक्स रेंज, और ये आपको हेडिंग्स दिख गई। तो 4 स्टेटमेंट तो हमने देख लिए, जो मैंने आपको अभी पहले इमेज में भी बता दिए कि बॉर्डर सेट कर दी, कॉल स्पैन लगा दिया, रो स्पैन लगा दिया, इमेज टैग का यूज कर लिया, ये 4 तो यही हो गए। आगे की टेबल अब देखो क्या दिख रही है आपको, आगे फिर फर्दर टेबल क्रिएट करा, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, ये सारी रो क्रिएट कर दी, फिर प्रॉपर डेटा हमने एंटर कर दिया। स्टेटमेंट 5 क्लोज क्या होगा भाई, किस सीक्वेंस में क्लोज होंगे, तो सबसे पहले टेबल टैग क्लोज होगा, देन बॉडी टैग क्लोज होगा, देन HTML टैग क्लोज होगा, यही चीज होगी ना, बस खत्म, इजी। सो ई वाला जो पार्ट होगा ना, सेक्शन ई, वो इजी होगा यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे मैं समझा रही हूँ, मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, तो यदि आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, सो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको वीडियोस देखनी होगी। HTML बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है आपके पेपर में, और HTML के एक एक टॉपिक को हमने प्रैक्टिकल के साथ समझा है, एक एक टॉपिक को। सो पूरी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप HTML CSS को अच्छे से कर लेना, इस पर ज़्यादा वेटेज है, पेपर में ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। सो क्लियर, अब 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, जिसमें डाउट लगे वो बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, फिर से बता रही हूँ मैं, राइट। वही स्पेसिफिकेशन यहाँ फिर से लिखी हुई है, देख लो, आंसर करना है। राइट द सुटेबल वैल्यू फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है, कि बॉर्डर टेबल शुड हैव बैकग्राउंड कलर इज पिंक, सेट द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल कंटेंट टू 10 पिक्सल्स एंड सेट द स्पेस बिटवीन सेल टू 10 पिक्सल्स। भाई सेल वॉल और सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग का भी यूज करना है यहाँ पर आपको, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हो आप। ये जो ब्लैंक था ना, पहला ब्लैंक, यहाँ पर बॉर्डर के साथ साथ सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग का भी यूज करना है। क्लियर, हमें इस स्पेसिफिकेशन को पढ़ के समझ में आ रहा है। दूसरा, राइट सुटेबल ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट 2 टेबल हेडर रो विद द हेडिंग, तो हेडिंग 1 का हमने यहाँ यूज कर लिया। आफ्टर हेडिंग रो सेल फर्स्ट नेक्स्ट रो शुड बी ओवर टू 5 रोज, तो यहाँ रो स्पैन का यूज किया, फिर यहाँ इमेज टैग का यूज किया है, ठीक है। राइट द अप्रोप्रिएटली आंसर फॉर द स्टेटमेंट 4 विद एन इमेज नेम्ड ITJPG स्टोर्ड इन D ड्राइव, राइट। नाउ व्हाट विल बी द कंप्लीट सीक्वेंस, तो कंप्लीट सीक्वेंस पहले टेबल टैग क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज। तो हमने पूरा आंसर्स इसके अकॉर्डिंग देख लिए, कोई भी 4 यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, और आंसर्स ये रहे जो अभी मैंने आपको बताए। ओके, कोई डाउट नहीं ना, ऑलराइट। अब केस स्टडी 2 पर आ गए हम, दोनों क्वेश्चन करना जरूरी है, 25th भी 26th भी, दोनों में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। ओके, 26th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर हरीश एन अकाउंटेंट वर्क्स इन एन IT फर्म एंड ड्यू टू द पैंडेमिक has been asked to work from home। ओके, मिस्टर हरीश जो कि एक अकाउंटेंट है, IT फर्म में काम करते हैं, पैंडेमिक की वजह से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। He has set up his online office at his office। अब उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया है तो घर पर उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया है और वहीं से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। He has purchased a laptop, उन्होंने उसके लिए एक लैपटॉप परचेज किया, एक कैमरा परचेज किया है, और कुछ अदर एसेसरीज भी परचेज की है जो जिसकी उन्हें नीड है। Now he has started working from home and performs his various duties online। फिर उन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया ऑनलाइन और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना शुरू किया। पहला क्वेश्चन, इस कंडीशन पर बेस्ड मिस्टर हरीश वांट्स टू होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग विद द कंपनीज क्लाइंट्स सच दैट ही कैन इंटरैक्ट एज वेल एज सी देम, व्हिच वेब सर्विसेज शुड ही अवेल। बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत इजी है। मिस्टर हरीश जो कि चाहते हैं ऑनलाइन मीटिंग करना अपनी कंपनी के क्लाइंट्स के साथ, और वो इंटरैक्ट करना चाहते हैं, इवन उन्हें देखकर वो डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस तरीके की वेब सर्विस को हम क्या कहेंगे, इस तरीके की वेब सर्विस को हम कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से वो फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, राइट। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जूम, गूगल मीट, स्काइप वगैरह, जिनकी मदद से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टा सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, राइट। नाउ मिस्टर प्रीतिश सेंड्स एन ईमेल टू हरीश रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मिस्टर प्रीतिश ने क्या सेंड किया है, एक ईमेल सेंड किया है और उसमें रिक्वेस्ट किया है मिस्टर हरीश से कि वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। Which network protocol is involved during this email communication? अब ये ईमेल भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? ईमेल सेंड करने में हमने पढ़ा था SMTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है whenever we transfer the email। लेकिन जिस सिस्टम पे वो ईमेल रिसीव किया जाता है तो एट दैट टाइम POP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो ईमेल के ट्रांसफर करने में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो SMTP और POP प्रोटोकॉल होते हैं। SMTP दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल व्हेन वी सेंड सम ईमेल, और जब वो मेल रिसीव होता है तो एट दैट टाइम POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, यूज होता है, ठीक है। सो ये भी हमें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। The company financial head needs to send some high security documents to Mr. हरीश। कंपनी के जो हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिस्टर हरीश को सेंड करना है। He uses an application which supports the dash protocol। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है जिसमें एक प्रोटोकॉल यूज होगा जो सिक्योरली क्या करेगा, उन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मिस्टर हरीश तक सेंड करेगा। तो उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होगा, सिक्योर शेल SSH प्रोटोकॉल, जिसमें इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। जो भी फाइल, जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है वो इनक्रिप्टेड होगा, मतलब बीच में यदि हैकर उसे हैक कर भी लेता है तो वो उसके किसी काम का डेटा नहीं होगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। वो जिस सिस्टम तक पहुंचना है रिसीवर तक वहीं पहुंचकर ही डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। यही काम होता है बेसिकली SSH का, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल का। डन। तो यहाँ पे जिस टेक्निक का, जिस एप्लीकेशन के साथ में प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है वो SSH है। ओके, फोर्थ देखो। In order to gather some information on latest accounting trends, Mr. Harish has to do some research. He can do this by locating websites online using a। अब देखो, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी, ठीक है। सो उन्हें कुछ रिसर्च करना है उसके अकॉर्डिंग, तो उन्हें इंटरनेट को सर्च करना है, इंटरनेट पे उन्हें वो सारी चीजें सर्च करनी है। तो उसके लिए वो कौन सी वेबसाइट्स का यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे वो होगा आपका वेब ब्राउजर या फिर सर्च इंजन, जैसे गूगल, याहू, बिंग वगैरह जो होते हैं वो सर्च इंजन होते हैं ना, ठीक है। तो सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स का वो यूज कर सकते हैं सर्चिंग के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए। डन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। फिफ्थ, 5 में से कोई भी 4 ही करके आना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें डाउट लगे बिल्कुल सॉल्व मत करना। जोसेफ द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स अ लिंक टू मिस्टर हरीश। जोसेफ जो कि कंपनी का सेक्रेटरी है उसने मिस्टर हरीश को लिंक सेंड किया विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंपनी फाइल्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की फाइल्स हैं। व्हाट शुड ही डू इन ऑर्डर टू एक्सेस द फाइल्स। तो फाइल्स को एक्सेस करने के लिए अब उन्हें क्या करना चाहिए। जोसेफ ने, कंपनी सेक्रेटरी है जो, जिसने मिस्टर हरीश को क्या सेंड किए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की फाइल्स शेयर की हैं, सेंड की हैं। तो अब उसे एक्सेस करने के लिए हरीश को, मिस्टर हरीश को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। सो उन्हें क्या डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, ही कैन डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम द लिंक। जिस लिंक से उन्होंने भेजा है उसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तभी वो फाइल्स ओपन होगी, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड था। अब ये आपका साइबर एथिक्स या इंटरनेट वेब सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लग रहा है, दोनों से मर्जिंग पूछ सकते हैं ये, ठीक है। सो आपने देखा कि जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन है वो कैसे हैं, वो आपसे HTML और साइबर एथिक्स से इंटरनेट से बेस्ड पूछे गए। तो जो हमने चैप्टर स्कैन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, बस वही आपसे सेक्शन ई में पूछे जाएंगे। डन। तो किस चैप्टर से आपको कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है ये आपको सैंपल पेपर से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सिर्फ एक सैंपल पेपर नहीं, हमने पूरे 10 सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं ताकि आप 50 में से पूरे 50 मार्क्स को स्कोर कर सको। और जब आप इस स्कोर को करोगे ना अचीव, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो अदर सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स डाउन हुए होंगे इन दैट केस, तो वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएंगे। इसलिए बोलती हूँ मैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये स्कोरिंग होते हैं, इनमें आप इजिली स्कोर कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी है आपके लिए, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरी सैंपल पेपर, एवरी क्वेश्चन। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K-12 बल्कि आपको CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई-बुक्स की फैसिलिटीज भी। मतलब कि यदि आप इन सारे सैंपल पेपर्स को एक बुक के फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हो या ई-बुक के फॉर्मेट में, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस किसी भी सब्जेक्ट के एक्सेस करना चाहते
चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक में एक गूगल फॉर्म आपको दिखेगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट से बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। कहीं से किसी भी तरीके का कोई पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, कितनी भी बार आप सारी वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।